दोस्तों, आपने नशीली आंखें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन सच में नशीली आंखें क्या होती हैं, इनकी आंखों को देखकर पता चलता है। रात हो तो क्या हो। जो भी इन आंखों को देखता बस देखता रह जाता, उनकी तरफ खींचता था। इस कदर खूबसूरत थी और उनका अंदाज, उनकी अदाएं कमाल की थी, हर कोई कायल हो जाता था। होठों से कई लुटाए तराने हैं मैंने, आंखों से कई बनाए निशाने हैं मैंने। जिस दौर में वो थी, उस दौर में हर कोई नामी ग्रामी बड़ा आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन्होंने सबके साथ काम किया। और सब जब भी उन्हें देखते बस देखते ही रह जाते थे। वो एक एजुकेटेड अदाकारा थी और लीड रोल हो या साइड रोल हो, वैम्प के रोल हो, उन्होंने हर तरह के किरदार को बिना किसी झिझक के निभाया है। कभी भी कोई किरदार करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। वो हीरोइन भी रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने साइड एक्ट्रेस के लिए भी काम किया। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी काम को मना नहीं किया, क्योंकि वो अपने काम की पूजा करती थी। लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी, इतने बड़े ब्रेक मिलने के बावजूद भी, इतनी फेमस होने के बावजूद भी क्यों अचानक उनके करियर पर ब्रेक लग गया। और एक हैरत की बात है कि वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइंस रही हैं, उनके रोमांस भी रहे हैं, उनके चर्चे रहे हैं, उन्होंने शादी भी की है, लेकिन ये एक अकेली हसीन अदाकारा थी जिसे निजी जिंदगी में प्यार तो हुआ, लेकिन कभी उन्होंने किसी से शादी नहीं की। ये प्यार था या कुछ और था ये। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनका लगभग, इस अदाकारा का जो पूरा परिवार है, दूर के रिश्तेदार भी फिल्मों में हैं, उसके बावजूद भी वो गुमनामी के अंधेरे में चली गई, उन्हें काम नहीं मिला। कौन है वो अदाकारा और कौन है उनके रिश्तेदार, और कैसे वो एक मुस्लिम माता पिता की संतान होने के बावजूद बन गई हिंदू, और क्यों, किसने रची उनके खिलाफ साजिश। जानेंगे बहुत कुछ हमारे इस प्रोग्राम OSM बॉलीवुड ही बॉलीवुड। बस आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं चैनल OSM बॉलीवुड ही बॉलीवुड। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बोल्ड और बिंदास अदाकारा, बेहतरीन अदाकारा, खूबसूरत अदाकारा आशा सचदेव की। 1970 और 80 के दशक की ये मशहूर एक्ट्रेस बहुत पॉपुलर थी और करोड़ों दिलों पर इन्होंने राज किया है। जानते हैं आशा सचदेव की जिंदगी और उनके पूरे करियर के बारे में। आशा सचदेव मुंबई में जन्मी थी 27 मई 1956 को। इनका बचपन में नाम नफीसा सुल्तान था, क्योंकि इनके पिता का नाम था आशिक हुसैन वारसी, जो गजलें और शायरी लिखते थे, और मां का नाम रजिया था, जो फिल्मों में एक्टिंग करती थी। इस दंपति की कुल 3 संतानें हुई थी, 2 बेटियां 1 बेटा। लेकिन 1960 के दशक के शुरुआत में दोनों में तलाक हो गया। बेटियां चली गई मां के पास और बेटा पिता के साथ रहा। कुछ ही अरसे के बाद नफीसा ने दूसरी शादी कर ली मुंबई के एक जाने माने वकील के साथ, जिनका नाम था IC सचदेव। रजिया ने अपना धर्म और नाम बदल लिया और फिर वो बन गई रंजना सचदेव, जबकि नफीसा का नाम बदलकर आशा सचदेव रख दिया गया। आशा सचदेव की छोटी बहन का नाम भी उनकी मां ने रेशमा सचदेव रख दिया। उनके भाई और बाकी परिवार के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अभी जिक्र आशा सचदेव के फिल्मों की हम करेंगे आपसे। रंजना सचदेव 1950 और 60 के दशक में कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में नजर आई। अपना भी सकेगी क्या? जानने और अपनाने में बड़ा फर्क है अमित। अपनापन तभी जागता है जब इंसान की जड़ें हों उस तहजीब में। आशा को अपनी मां की ही तरह फिल्मों में काम करने का और पैसा कमाने का शौक था, और इसके लिए उनके पिता ने और उनकी मां ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, बढ़ावा दिया, और एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें एडमिशन भी दिलवाया। पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में उनका दाखिला हुआ। उस जमाने में इस इंस्टीट्यूट में, आज भी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वहीं से वो एक्टिंग में डिप्लोमा करके निकली। जब वो मुंबई पहुंची तो उन्हें जो पहली फिल्म मिली उसका नाम था डबल क्रॉस। विजय आनंद और रेखा इस फिल्म में प्रमुख किरदार थे, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1972 में, और इस फिल्म में आशा का भी अहम रोल था। अपना
हालांकि ये फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन आशा सचदेव के अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने नोटिस किया। हाँ, ये इस लड़की में कुछ बात है, क्योंकि वो एजुकेटेड थी, वो पढ़ लिख कर आई थी, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आई थी। अरे बांध रहा वो है बड़ा नादा। और फिर उसी साल उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। जब तक ये बिंदिया तेरे माथे पर रहेगी, तू अपने आप को निर्बल समझती रहेगी। मिटा दे ये बिंदिया और थाम ले ये बंदूक। इस फिल्म में वो मुख्य अदाकारा की भूमिका में थी, जिसमें उनके ऑपोजिट हीरो थे किरण कुमार। जी हां, ये किरण कुमार जीवन के बेटे हैं। रजा मुराद, केशव मुखर्जी और टुनटुन आदि कलाकारों से सजी यह फिल्म हालांकि बहुत कम बजट की थी, लेकिन यह फिल्म खासी हिट रही। मुझे मरे तो एक जमाना हो गया बाबू। अपनी लावारिस लाश अपने कंधों पे लिए घूम रही। लेकिन इस फिल्म ने उन्हें कम बजट फिल्मों में स्थापित कर दिया। बस ये एक प्रॉब्लम होती है फिल्म इंडस्ट्री में, स्टैंप लग जाती है कि छोटे बजट की, बड़े बजट की, कॉमेडियन और ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है। फिर नेक्स्ट ईयर 1973 में उन्हें बहुत सारी फिल्में मिली, जिसमें हाथी के दांत, कश्मकश, एक नारी दो रूप और हिफाजत जैसी फिल्में थी। और कुछ फिल्मों में तो उनका बहुत छोटा रोल था और कुछ में उनका अच्छा खासा रोल था। उस साल बतौर हीरोइन उन्हें जो फिल्म मिली उसका नाम था हिफाजत, और इसमें उनके हीरो थे विनोद मेहरा। फिल्म में बाकी कलाकार थे अशोक कुमार, मदनपुरी, ललिता पवार और रंजीत। फिल्म चल निकली और आशा सचदेव की अदाकारी को भी बहुत पसंद किया गया। फिर 1974 में उन्हें और भी फिल्में मिली, जिनमें एक थी वादा तेरा वादा। इस फिल्म में भी उनके हीरो थे विनोद मेहरा। फिल्म में अन्य कलाकार थे डैनी डेंगजोगपा, राधा सलूजा और नंदिता ठाकुर। यह फिल्म भी ज्यादा चल नहीं पाई। हालांकि आशा सचदेव की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, वो बहुत मेहनत कर रही थी। बतौर हीरोइन उन्होंने बहुत लगन से एक्टिंग की, लेकिन वो जब सीधे साधे रोल में आई तो लोगों ने उन्हें कम नोटिस किया। मॉडर्न कपड़ों में वो हद से ज्यादा हॉट लगती थी और शायद यही रीजन रहा कि उन्हें ग्लैमरस रोल ही ज्यादा मिले। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल नजर आया 1974 में ही रिलीज हुई फिल्म नवी निश्चल और रेखा, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का नाम था वो मैं नहीं। इस फिल्म में जब आशा सचदेव पॉमेला डार्लिंग बनकर लाल पैंट पहने पर्दे पर उतरी तो दर्शकों की सीटियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस साल आई उनकी दूसरी फिल्में थी दो चट्टाने, परिणय और दो नंबर के अमीर। उन्हें साइड हीरोइन, वैम्प, कैरेक्टर रोल, हर तरह के रोल मिल रहे थे। मरमर सतराशा तेरा शफाफ बदन, किराया है तो उठाइएगा नहीं। 1975 में आई हरमेश मल्होत्रा की फिल्म लफंगे, जिसमें रणधीर कपूर, मुमताज और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार थे। ये फिल्म भी उन्हें मिली। ईयर 1976 में उन्हें और भी कई फिल्में मिली, लेकिन शक्ति सामंता की फिल्म महबूबा में रीता मल्होत्रा के किरदार के लिए उन्हें अरसे तक, जमाने तक याद रखा जाएगा। उस साल आई उनकी दूसरी फिल्में थी लड़की भोली भाली, शाही लुटेरा और हरफन मौला। 40-50 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख आप लगाइए। 10 लाख? हाँ, प्रॉफिट में शेयर कर लेंगे, है ना डैडी? ईयर 1977 आशा सचदेव के लिए सक्सेसफुल ईयर रहा। उस साल वैसे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक ही रास्ता। इस फिल्म में वो लीड हीरोइन थी और मशहूर अदाकारा शबाना आजमी ने उसमें साइड हीरोइन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के हीरो थे जितेंद्र और विनोद मेहरा। इसी साल उन्हें बतौर हीरोइन एक और चर्चित फिल्म मिली जिसका नाम था एजेंट विनोद। फिल्म में उनके हीरो थे महेंद्र संधू। अन्य कलाकारों में इफ्तिखार, जगदीप, बीरबल और जय श्रीटी आदि भी थे और यह फिल्म सुपरहिट फिल्म रही थी। बंद कमरे में एक लड़की साल 1977 में ही आशा सचदेव को एक बंगला फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था नारंगेर दिंगुली।
और इसी साल आशा को एक बहुत खूबसूरत फिल्म मिली, उम्दा फिल्म थी वो, जिसका नाम था मामा भांजा। शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, परवीन बॉबी की अदाकारी वाली इस फिल्म में आशा सचदेव शम्मी कपूर के ऑपोजिट नजर आई थी। और इसी साल उन्हें मशहूर फिल्मकार बासु चैटर्जी ने नोटिस किया और अपनी फिल्म प्रियतमा में एक इंपॉर्टेंट किरदार में उतारा। हालांकि आशा सचदेव इस फिल्म की हीरोइन तो नहीं थी, लेकिन उनकी भूमिका कम भी नहीं थी। इस फिल्म में नीतू सिंह, जितेंद्र और राकेश रोशन भी थे। वो उस फिल्म की हीरोइन नीतू सिंह की सहेली के रोल में नजर आई थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। डॉली से कुछ काम है? नहीं। तो फिर मैं जाऊं? हाँ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाना। साल 1980 में आशा सचदेव ने एक फिल्म में काम किया था, द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म में सिर्फ एक गाना था उनका। अगर आप ये गाना देखेंगे, कितनी खूबसूरत लगी है आशा सचदेव। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, सिर्फ एक गाने, वो गाना आज भी लोगों के जहन में है। फिल्म में बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, विनोद खन्ना थे, धर्मेंद्र थे, लेकिन आशा सचदेव ने इस गाने को इतनी खूबसूरत तरीके से निभाया है जो देखते ही बनता है। ये फिल्म उस टाइम की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इसमें इतने सारे एक्टर होने के बावजूद भी आशा सचदेव को आज भी लोग याद रखते हैं। फिर साल 1982 में सत्य में सत्ता में उनकी छोटी सी भूमिका कितनी सशक्त लगती है। इस फिल्म में वो हीरोइन हेमा मालिनी की 6 सहेलियों में से एक बनी थी। आशा सचदेव, उनको काम तो मिलता रहा, लेकिन ये रोल उस स्तर के नहीं थे जिसकी चाहत या वो जिस लायक थी या जिस तरह की वो एक्ट्रेस थी। वो एक एजुकेटेड, पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। आपने मुझे पहचाना? मैं वही। जी हाँ, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं ना? जी हाँ। आप यहाँ नहाने के लिए आई हैं? जी नहीं, तैरने आई हूँ। हालांकि इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने शुरू में गलती कर दी थी, मीडिया के मुताबिक, कि उन्होंने बिंदिया और बंदूक जैसी छोटी बी ग्रेड की फिल्म में काम किया था, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी फिल्में नहीं मिली। हालांकि उन्होंने दर्जनों ए ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया है। मुझे तो लगता है रीज़न कुछ और ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। भाई भतीजावाद भी बहुत चलता है। बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे बेकार एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो रिश्तेदार हैं बहुत सारे लोगों की। मतलब वो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन वो किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकाल के आते हैं और बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इनके साथ ऐसा नहीं था। ये तो पढ़ लिख कर आई थी और बहुत छोटी रिश्तेदारी के जरिए आई थी। रिश्तेदार इतने बड़े भी नहीं थे उनके वहाँ। अब तेरा मेरा साथ न छूटे, जी चाहे जितना आजमा ले। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। बहुत इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप समझ गए होंगे, इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जो अपने दम पर जितना भी किया उन्होंने अपने दम पर ही किया। मतलब उन्होंने जो मिला उन्हें अपने दम पर ही काम मिला, वरना तो इंडस्ट्री में बहुत कुछ सुनते और देखते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। शायद यही वजह रही कि आगे इनके साथ ज़्यादातर ए ग्रेड के निर्देशकों ने तो बिल्कुल ही कन्नी काट ली। समझ गए होंगे आप। नतीजा ये हुआ कि आशा सचदेव के हाथ से बहुत सारी फिल्में निकलती गईं। इसके बाद ना चाहते हुए भी आशा सचदेव को कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, या ऐसी फिल्मों में काम करना पड़ा, ऐसे रोल करने पड़े जो बहुत छोटे थे, ना के बराबर थे। मैंने अगर किसी की पूजा की है, किसी को चाहा है, तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जहां एक समय सभी आशा सचदेव में पोटेंशियल होने की बात करते थे, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया कि लीड हीरोइन को मजबूरी में सपोर्टिंग हीरोइन का किरदार निभाना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में आ गई थी, इतने साल निकाल दिए थे, काम तो करना था ना भाई। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी में उनका साइड रोल होता, और आखिर देखते ही देखते वो कैरेक्टर रोल तक सिमट कर रह गई। फिर आशा सचदेव ने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल भी साइन किए। साल 1987 में आशा सचदेव टीवी सीरियल बुनियाद में नजर आई। मनोहर श्याम जोशी की पटकथा,
और रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित ये सीरियल भारतीय टेलीविजन जगत के शुरुआती दौर के धारावाहिकों में से एक था जो खासा लोकप्रिय रहा। हर घर में ये बहुत लोकप्रिय हुआ था जिस ज़माने में हम लोग चलता था। उसके बाद ये सीरियल इसने एक जगह बनाई थी लोगों के दिलों में। इसमें शन्नो का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था जिसमें आशा सचदेव ने जान डाल दी थी। पढ़ती वो पहले भी कब थी, बस एक बहाना था। विधवा के बारे में इस तरह बात नहीं की जाती बीबी रानी। इनकलाबी है वो विधवा। 1989 में आशा सचदेव ने 2 फिल्मों में काम किया, एक थी ईश्वर और एक आखिरी मुकाबला। हालांकि दोनों ही फिल्मों में इनका किरदार बहुत सिंपल था, ज्यादा खास रोल नहीं था, साधारण। तू चुप कर और मुंह ढक के सोए जा। ईसु भैया तुम हमारा फैसला करा, ई का पूछ ये हमसे ब्याह काहे किया। 1990 में एक्शन ड्रामा फिल्म बागी आई। लीलाबाई के किरदार में आशा सचदेव ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है। इस फिल्म को आप देखिएगा, इसमें सलमान खान भी हैं और बहुत यंग सलमान खान है। खबर से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे लड़की जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल धंधे पर बैठ जाएगी। इस फिल्म की बहुत सराहना हुई थी। साल 1992 में फेमस फिल्म दीवाना में भी आशा सचदेव ने चंद्रमुखी सबरंगी का कैरेक्टर रोल अदा किया है। छोटे छोटे रोल बहुत किए हैं उन्होंने। लेकिन ये कैसा मेल है, वो कितने अमीर लोग हैं, हम कितने गरीब। ये मेल कुछ ठीक नहीं है। अरे तू बड़ी पुरानी फिल्मों के डायलॉग बोलती। 1995 में एक फिल्म आई बरसात, जिसमें मारिया के किरदार में वो फिल्म कर्तव्य के रूप में सुंदरी के रोल में नजर आई। आज टीना पे आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए थे। अच्छी है। तुम नहीं समझोगी मारिया। उसके बाद आशा सचदेव ने एक मलयालम 1995 में एक मलयालम फिल्म में काम किया, ओरू अभिभाकासांते में वो उन्होंने खूबसूरत अभिनय किया। साल 2000 में फिल्म फिजा में भी वो कैरेक्टर रोल में नजर आए। क्योंकि उल्फत जान, आपके सच्चे चाहने वालों में से एक मैं ही तो बचा हूं। सबूत दो। अगर चाहने वालों को ठुकराया ना होता तो तेरे बराबर का एक जान जवान बेटा होता मेरा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी ए ग्रेड फिल्में थी जिनमें भी उन्होंने काम किया, लेकिन आशा सचदेव की भूमिका बहुत सीमित थी। वो बेशक कुछ ही मिनटों के लिए पर्दे पर दिखती थी, लेकिन उनकी आंखें और उनका चेहरा, उनके नुआंसेस जो होते थे वो लोगों के दिमाग पर, दिल पर 100% प्रभाव छोड़ते थे। इसलिए मजबूरन उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और एक सीरियल था इना मीना डीका, उसमें काम किया। फिर साल 2007 में आशा सचदेव एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आई। मल्टी स्टारर फिल्म झूम बराबर झूम का हिस्सा रही वो, जिसमें शबनम का किरदार उन्होंने निभाया था। मैंने फोन किया शाहरुख को, शाहरुख खान, उससे कहा मैंने कि देखो डार्लिंग, तुम्हें हमारे डांस कंपटीशन में जज बनकर आना ही है। उसने मुझसे कहा शब्बो माय डार्लिंग। फिर साल 2009 से 2010 तक आशा सचदेव ने टीवी धारावाहिक जुगनी वाली जलंधर में उन्होंने काम किया। इसके अलावा भी आशा सचदेव कई और फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाती देखी गई हैं और टीवी पर भी बराबर काम करती रही। पर धीरे धीरे आशा सचदेव ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और लाइट, कैमरा, एक्शन से दूरी बना ली। आशा सचदेव को हमेशा इसी बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने का मौका नहीं मिला, उन्हें रोल नहीं मिला, जबकि वो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर इस इंडस्ट्री में आई थी और कहीं भी किसी मायने में कम नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। न जाने किस बात के लिए आशा सचदेव को यह सजा मिली, वो खुद भी नहीं समझ पाई इस बात को। दोस्तों, आशा सचदेव की फैमिली लाइफ की बात करें तो इनके भाई जो अपने पिता के साथ चले गए थे, वो बाद में एक बहुत फेमस सिंगर बन गए जिनका नाम था अनवर हुसैन। वहीं जाने माने एक्टर अरशद वारसी, आप सब जानते हैं उन्हें, वो इनके सौतेले भाई हैं। रजिया यानी रंजना सचदेव से तलाक लेने के बाद आशिक हुसैन वारसी ने अरशद की मां से शादी की थी। हालांकि अनवर हुसैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके रिश्ते आशा सचदेव से तो पारिवारिक हैं, लेकिन सौतेले भाइयों में कोई अपनापन नजर नहीं आता है, अपनापन नहीं है उनमें। यहां हैरत की बात है दोस्तों कि आशा सचदेव के कभी किसी से अफेयर की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन ये एक बिजनेसमैन किशन लाल को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन अफसोस, शादी से कुछ रोज पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ये प्यार छाया कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। उस वक्त वो सिर्फ 30 साल की थी।
उसके बाद आशा ने कभी किसी से किसी किस्म का लगाव प्यार नहीं रखा, ना ही शादी की, और आजीवन वो कुंवारी ही रह गई। राह का ही कसूर था न तेरी खता। दोस्तों, आशा सचदेव अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं और फिलहाल अकेली ही अपनी जिंदगी बिता रही हैं। हम उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मे गॉड ब्लेस हर। खासतौर से उनके मन को, उनके दिमाग को शांति दे। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी आशा सचदेव से जुड़ी कोई और जानकारी है तो वो भी हमसे साझा कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड बॉलीवुड। मैं फिर मिलूंगा आपसे। दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। आप अपना ख्याल रखें।